नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय भारत। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है वो क्रिया चल रहा था। क्रिया का वर्गीकरण है वो 3 आधारों पर किया गया है। क्रम के आधार पर, काल के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर। क्रम के आधार पर हमने पढ़ लिया अक्रमक और सक्रमक। काल के आधार पर हमने क्रिया 3 प्रकार की होती है: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। ये 3 भेद पढ़ लिए। आज हमारा क्रिया का जो तीसरा भाग है उसमें हम क्रिया का तीसरा भेद पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्रिया के तीसरे भेद की ओर और पढ़ते हैं। तीसरा भेद है प्रयोग या रचना के आधार पर। इस आधार पर है वो क्रिया के 5 भेद माने जाते हैं। 5 कौन कौन से हैं? पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। दूसरा है संयुक्त क्रिया। तीसरा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। और जो 5वां भेद है वो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। तो इस तरह से रचना के आधार पर क्रिया के है वो 5 भेद माने जाते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और 5वां है नाम धातु क्रिया। आइए इनका एक एक का अध्ययन करते हैं। पहली जो क्रिया है वो है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया कौन सी होती है? यानी जब किसी वाक्य में एक ही धातु से बनी क्रिया का प्रयोग कर दिया जाता है तो उस वाक्य में है वो सामान्य क्रिया मानी जाती है। जैसे जब किसी वाक्य में वाक्य में एक ही धातु से बनी क्रिया का प्रयोग होता है वहां सामान्य क्रिया कहलाती है। सामान्य क्रिया होती है। यानी जब किसी वाक्य में एक ही धातु से बनी क्रिया का प्रयोग कर दिया जाता है तो उस वाक्य में है वो सामान्य क्रिया होती है। जैसे मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है। वह कविता लिखता है।
वह कविता लिखता है। राम घर गया, राम घर गया। तो यहां एक ही धातु से पढ़ना, लिखना, जाना, एक ही धातु से बनी क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों में है वो सामान्य क्रिया मानी जाती है। ठीक है। दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया कौन सी होती है कि जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक बनी धातुओं का प्रयोग एक साथ कर दिया जाता है, उस वाक्य में है वो सामान्य क्रिया नहीं मानकर हम संयुक्त क्रिया मानेंगे। लिखेंगे, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक धातु से बनी क्रिया का प्रयोग एक साथ कर दिया जाता है, वहां संयुक्त क्रिया मानी जाती है। क्रिया मानी जाती है जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक धातु से बनी क्रिया का प्रयोग एक साथ कर दिया जाता है, तो वहां पर संयुक्त क्रिया मानी जाती है। यानी दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाओं का प्रयोग एक साथ कर दिया जाता है, उस वाक्य में है वह संयुक्त क्रिया मानी जाती है। जैसे मोहन घर जा रहा था। मोहन घर जा रहा था। वह कविता लिख रहा था। तो यहां पर जाना, रहा था, लिखना, रहा था, दो दो धातुओं से बनी क्रियाओं का एक साथ प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां पर संयुक्त क्रिया मानी जाती है। और देखिए, अशोक ने अनेक लड़ाइयां लड़ी थी। तो लड़ाइयां, लड़ना, ऐसे दो दो धातुओं से बनी क्रियाओं का प्रयोग एक साथ कर देते हैं, तो वहां पर है संयुक्त क्रिया मानी जाती है। तीसरा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है कि जब किसी वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाती है और एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया है वो शुरू हो जाती है, तो प्रथम समाप्त जो क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। यानी दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग कर दिया जाता है और एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, तो पहले वाली जो समाप्त क्रिया है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। पहचान के लिए, अगर यदि किसी क्रिया के साथ कर शब्दांश जुड़ा हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया
मानी जाती है। तो आइए लिखते हैं, जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग एक साथ कर दिया जाता है, अर्थात एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है तो प्रथम समाप्त क्रिया पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। यानी जब किसी वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग एक साथ कर दिया जाता है, अर्थात एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, तो प्रथम समाप्त क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। पहचान के लिए प्रथम समाप्त क्रिया के साथ कर शब्दांश जुड़ा रहता है। यानी जो प्रथम समाप्त क्रिया है उसके साथ है वो कर शब्दांश जुड़ा रहता है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। यानी जो प्रथम क्रिया है वो पीना है और दूसरी क्रिया है वो सोना है। तो प्रथम क्रिया समाप्त होने के बाद सोना क्रिया शुरू हो गई और प्रथम क्रिया है उसके साथ कर शब्दांश जुड़ा है, इस कारण ये है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दूसरी देखो, अध्यापक को देखकर छात्र कक्षा में चले गए। तो पहली देखना और दूसरी क्रिया है वो चले जाना, यानी देखने के बाद चलना ये क्रिया शुरू हो जाती है। तो प्रथम समाप्त क्रिया है वो पूर्वकालिक मानी जाती है। तो इस प्रकार दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग कर दिया जाता है तो प्रथम समाप्त क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तीसरा भेद है, चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है कि जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करके अन्य की प्रेरणा से कोई कार्य करता है
तो वह क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। देखें, जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करके अन्य की प्रेरणा से कार्य करता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। यानी जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करके किसी अन्य की प्रेरणा से कार्य करता है तो उस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया है वो अक्रमक और सक्रमक दोनों मानी जाती है, दोनों क्रियाओं से बनाई जा सकती है, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया बन जाने के बाद है वो हमेशा है वो सक्रमक मानी जाती है। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है। तो राम श्याम से, तो श्याम है वो कर्ता है और राम है वो प्रेरक है। राम क्या है? प्रेरक, और ये क्या है? कर्ता है, और लिखवाना है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। लिखवाना प्रेरणार्थक क्या है? क्रिया। राम श्याम से पत्र लिखवाता है तो ये प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। उसी प्रकार से माताजी नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? माताजी नौकर से बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चा इसमें दूध पीने वाला है। ये दूसरा प्रेरक है, ये प्रथम प्रेरक है। ये प्रेरक प्रथम है, ये प्रेरक सेकंड है, ये कर्ता है, और पिलवाना ये है प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इस प्रकार जब किसी वाक्य में कर्ता है वो स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करके अन्य की प्रेरणा से कार्य करता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया है वो कई तरीके से बनाई जा सकती है, जैसे लिखना, लिखाना, लिखवाना, रोना, रुलाना और रुलवाना। इस तरह से हम कई प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया बना जा सकते हैं। ये क्रिया है प्रथम प्रेरक और ये प्रेरणार्थक है द्वितीय प्रेरक। प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। और पांचवा भेद है वो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? जब किसी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन से हम है क्रिया की रचना कर लेते हैं तो वह नाम धातु क्रिया
कहलाती है। संज्ञा सर्वनाम से संज्ञा सर्वनाम सर्वनाम विशेषण विशेषण से क्रिया की रचना कर ली जाती है, वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ है, हाथ संज्ञा शब्द है, उसने उसके संपत्ति को हथिया लिया तो हाथ से क्रिया बन गई हथियाना, हथियाना। बात है, बात से बतियाना हो जाएगा, बतियाना, वो बतिया रही है। अपना शब्द है, अपनाना हो जाएगा, अपनाना, वो उसको अपना रहा है, उसने उसको अपना लिया तो उसको अपनाना क्रिया हो जाएगा। हाथ से हथियाना हो जाएगा, बात से बतियाना हो जाएगा। उसी तरह से जैसे ठंडा शब्द है, ठंडा है तो ठंडा से ठंडाना हो जाएगा, ठंडाना। गरम, गरम से गरमाना हो जाएगा। शर्म से शर्माना हो जाएगा। इस तरह से नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से नाम धातु क्रियाओं की रचना कर ली जाती है। तो इस प्रकार ये रचना के आधार पर क्रिया की है वो 5 भेद थे। अन्य और भेद होते हैं, 2 होते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है? यानी जब कोई ध्वनि है, कोई आवाज है, उसको सुनकर हम कोई क्रिया की रचना कर लेते हैं तो वह अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे दरवाजा है, उसकी आवाज को हम सुनकर है वो खटखटाना, खटखटाना आवाज है वो दरवाजे की, तो खटखटाना अनुकरणात्मक क्रिया है। दूसरी है बलबलाना, बलबलाना ये ऊंट का है, बलबलाना ऊंट। चिंगाड़ना, चिंगाड़ना है वो हाथी का है, हाथी की आवाज है। रंभाना, रंभाना है ये गाय की आवाज है, तो हम गाय की आवाज से है वो रंभाना क्रिया गाय से बना लेते हैं, गाय की ध्वनि से बना लेते हैं। तो इस प्रकार से है वो अनुकरणात्मक क्रिया है। कोई आवाज, कोई ध्वनि, उसको सुनकर हम क्रिया की रचना कर लेते हैं, वह अनुकरणात्मक क्रिया होती है। तो इस प्रकार आज हमने क्रिया का जो तीसरा भेद है रचना के आधार पर वो पढ़ा। तो रचना के आधार पर क्रिया के हैं 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।